तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित कांडल। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं जीएसटी रिवीजन। और दोस्तों हमने एक सीरीज चालू करी है जिसका नाम है जीएसटी रिवीजन 40। दोस्तों आज उसका सेकंड लेक्चर है और ये आप लोगों को स्ट्रीमिंग होने वाला है। और आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। सीए फाइनल आईडीटी का जो सेकंड वाला चैप्टर है, चार्ज ऑफ जीएसटी, उसका मैं आज आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा दोस्तों मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। और ये सारे हैंड रिटन नोट्स भाई हमने आईसीआई के स्टडी मैट से बनवाए हैं। पूरा का पूरा हमने उसको कवरेज किया है और मैंने रेगुलर क्लास में सब कुछ बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया है। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। अगर आप अनअकैडमी पर सीए फाइनल डीटी का कोर्स चाहते हैं तो दोस्तों मैं एक्सक्लूसिवली सीए फाइनल डीटी की क्लास अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लेता हूं। और यहां पर दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म्स है जहां पर मैं क्लासेस लेता हूं। अगर आप यूट्यूब पर क्लास लेना चाहते हैं तो मंडे से सैटरडे 9 बजे मेरी क्लासेस होती है। वेडनेसडे को हम अनअकैडमी ऐप पर जो स्पेशल क्लास होती है जिसको हम फ्री क्लासेस बोलते हैं, वो 9 बजे, रात को 9 बजे सेशन होता है। और मंडे से लेके सैटरडे तो मैं आपको अनअकैडमी ऐप पर जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसके अंदर रोज सुबह मॉर्निंग 10 बजे क्लासेस लेता हूं। ठीक है दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें, अनअकैडमी का सीए फाइनल चैनल के नाम से है। यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, मेरे अपकमिंग शेड्यूल्स की जानकारी भी मिलेगी। और दोस्तों आज जो मैं क्लास लूंगा उसके हैंड रिटन नोट्स भी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। दोस्तों ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, एप्पल स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सब्सक्रिप्शन मॉडल बहुत ही रीजनेबल है। सीए अमित कोड यूज करने पर स्पेशल 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। 36 से लेकर 24, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, सभी तरह के सब्सक्रिप्शन मॉडल्स अवेलेबल है। ये है दोस्तों बेस्ट एजुकेटर टीम ग्रुप सेकंड का पूरा सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। और दोस्तों अगर आप केवल मेरे से सीए फाइनल डीटी पढ़ोगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कोर्स चल रहा है सीए फाइनल डीटी का दिसंबर 21 स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग जैसे ही मेरा सब्सक्रिप्शन लोगे, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे आईडीटी हो गया, इलेक्टिव पेपर हो गया, आपका जो है कॉस्टिंग वाला पेपर हो गया, इसका भी फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। जितनी बार मन चाहे भाई उतनी बार देखो, अनलिमिटेड एक्सेस है, कोई रेस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। राइट दोस्तों, तो सी अमित कोड यूज करिए, पूरे ग्रुप 2 का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा दोस्तों केवल एक सब्जेक्ट की प्राइस में। कॉम्बो ऑफर हमारे चल रहे हैं 27 अगस्त से 31 अगस्त तक है, जिसमें आपको 3 मंथ के साथ 1 मंथ, 6 के साथ 1 मंथ, 12 के साथ 2 मंथ और 24 के साथ 2 मंथ्स का एडिशनल मिलेगा। सीए अमित कोड यूज करना पड़ेगा तभी आपको ये सारी बेनिफिट्स मिल पाएंगे। आप मुझे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि अनअकैडमी पर मैं बहुत ही डीटी के अमेजिंग सेशंस आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करता हूं। दोस्तों स्पेशल क्लास हमारी हर वेडनेसडे को होती है, फ्री होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आप इसको जो है लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और आपसे जब कोड पूछा जाए, क्योंकि आप जब फ्री एक्सेस करोगे तो कोड पूछेगा, तो वहां आपको लिखना है सीए अमित, राइट। दोस्तों ये है हमारा जीएसटी रिवीजन का शेड्यूल 40, जिसको हम बोलते हैं एवरी फ्राइडे रात 9 बजे होता है। आज भी होगा दोस्तों। पहला हमने 20 अगस्त को प्रीमियर किया था जिसमें जीएसटी इंट्रोडक्शन सप्लाई का मैंने पूरा रिवीजन 50 मिनट में करवाया था। दोस्तों ये कोई वैसा नहीं है कि रैपिड रिवीजन है, इसमें मैं पूरे कॉन्सेप्ट कवर करता हूं जो मैंने रेगुलर क्लास में नोट्स के अंदर कवर किए हैं। तो दोस्तों 27 अगस्त आज के दिन हम लोग चार्ज ऑफ जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज ऑफ जीएसटी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में काफी कुछ क्वेश्चंस यहां से आते हैं। कंपोजिशन स्कीम भी दोस्तों आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और मैं बता दूं भाई, आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सारी बात मैं आपको कवर करवा देता हूं। तो दोस्तों इसके पूरे नोट्स जो है, ये देखो मैंने पूरा इंडेक्स भी बना रखा है, इसके पूरे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। और मैं ये जो टेलीग्राम चैनल है अकेडमी का, वहां पर इसको शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट एंड सप्लाई वाला चैप्टर है जो मैंने लास्ट फ्राइडे को रिवाइज करवाया था। आप यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वहां पर बना हुआ है, और आप इसका भी रिवीजन कर लो भाई। मैं सारे चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूँ। देखो जो कम इंपॉर्टेंट है वो भी करवाऊंगा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी करवाऊंगा, और जो बीच में इंपॉर्टेंट है वो भी करवाऊंगा। और फिर एबीसी एनालिसिस हम लास्ट में देखेंगे। तो एक बार तो सारा ही रिवाइज करना पड़ेगा दोस्तों। ये मेरी कड़ी मेहनत है जो मैं खुद लिख के बच्चों को याद करवाता हूँ। और दोस्तों इसके अंदर आज हम लोग चार्ज ऑफ जीएसटी, देखो पेज नंबर 12 तक लास्ट क्लास में हो गया था। आज मैं आप लोगों को चार्ज ऑफ जीएसटी के बारे में बताऊंगा। ये है हमारे चार्ज ऑफ जीएसटी के नोट्स।
थोड़ा सा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो एग्जामिशन है जो हम नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे, उसका फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है, आप हल्का सा मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, दिल थाम कर बैठिए। सबसे पहली बात, जब दोस्तों हम चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि सप्लाई इंट्रा है या इंटर है। दोस्तों कोई भी सप्लाई इंटर है या इंट्रा है, इट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो रेसिपिएंट का लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, सप्लायर का लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है और वो किस प्लेस पर सप्लाई दे रहा है, वेदर गुड्स, वेदर सर्विस और वेदर बोथ, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर सप्लाई दो स्टेट्स के बीच में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर देखेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई देखेंगे, रेसिपिएंट का लोकेशन मत देखना। दोस्तों अगर ये अलग अलग स्टेट में है तो इंटर होगा, अगर ये दो डिफरेंट यूटी में फॉल कर रहा है, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, तो भी ये इंटर होगा। एक स्टेट और एक यूटी में फॉल कर रहा है तो भी इंटर होगा। और अगर ये सारी चीजें भाई साहब सेम स्टेट और यूटी में फॉल कर रही है तो हम इंट्रा बोलेंगे। रेलिवेंट डेफिनेशंस में पहला पॉइंट है एग्रीगेट टर्नओवर। दोस्तों एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड बहुत जगह पर काम आता है जीएसटी में, और एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है सारी आउटवर्ड सप्लाई का टोटल ले लो, चाहे इंटर हो, चाहे इंट्रा हो, टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो, सारे ले लो। लेकिन दोस्तों इसमें वो सप्लाई इंक्लूड मत करना जो इनवर्ड सप्लाई है। देखो इसमें केवल आउटवर्ड सप्लाई आएगी, इनवर्ड सप्लाई नहीं आएगी। भले ही उस इनवर्ड सप्लाई पर आपने आरसीएम बेसिस पर टैक्स दिया हो, लेकिन आप उसको यहां पर इंक्लूड मत करना। और दोस्तों जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो तो जीएसटी अमाउंट भी आपको उसमें इंक्लूड नहीं करना है, फिर वो चाहे सीजीएसटी हो, फिर वो चाहे एसजीएसटी हो, फिर वो चाहे यूटीजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, सेस हो। तो ये सारी चीजें हैं भाई, इनका आप लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, ये वर्ड बहुत काम आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंडिया के बाहर से हम कोई सर्विस ले रहे हैं इंडिया में, और हम यहाँ पर रेसिपिएंट है भाई, और हम उसको कोई बिजनेस के पर्पज से नहीं ले रहे, हम कोई जो है कॉमर्शियल पर्पज के लिए नहीं ले रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे आप अमेजॉन का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो सप्लायर की लोकेशन तो बाहर है, ये सब लोग बाहर के हैं। आप इंडिया में सर्विस ले रहे हो और आप इंडिया में एक ऐसा बंदे हो जिनको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, तो आप कहलाओगे नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। आप क्या कहलाओगे इंडिया में? नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। दोस्तों रिवर्स चार्ज क्या होता है? जब रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स ऑन इनवर्ड सप्लाई, जब कोई भी रेसिपिएंट इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स देने के लिए लाइबल होता है तो हम उसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है दोस्तों? नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब है वो आइटम्स जिस पर जीएसटी का लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, लेविएबल ही नहीं है। देखो एग्जेम्प्ट होना अलग बात है और लेविएबल नहीं होना अलग बात है, माना दोनों में टैक्स जीरो आएगा, लेकिन एग्जेम्प्ट तो वो होता है ना जो पहले टैक्सेबल हो तो उसको एग्जेम्प्ट मानते हैं, मतलब वो जीएसटी के एम्बिट में होता है। नॉट लेविएबल का मतलब ये है वो जीएसटी के एम्बिट से बाहर है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्कोहलिक लिकर ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, एविएशन टरबाइन फ्यूल ले लो। भाई साहब ये वो आइटम है, शराब हो गई, शबाब नहीं शराब, पेट्रोल है, डीजल है, एविएशन फ्यूल है, इसको आपको नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलना है, इसके ऊपर आपको जीएसटी लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये आज भी पुराने लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इन पर वही एक्साइज, वही वैट, वही सीएसटी लग रहा है। यूटी जीएसटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी पे जो जीएसटी लगता है। इंटर स्टेट सप्लाई, तो भाई साहब मैं बता चुका हूं कि दो डिफरेंट स्टेट के बीच में मामला होगा तो वो इंटर स्टेट है। अगर आप इंडिया के बाहर से कोई भी गुड्स या सर्विस इंपोर्ट करोगे तो वो इंटर स्टेट है। अगर आप सप्लायर इंडिया के बाहर है और रेसिपिएंट इंडिया में बैठा है, या यूं उल्टा बोलो, सप्लायर इंडिया में बैठा है और सप्लाई इंडिया के बाहर हो रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, पर वो भी इंटर स्टेट है। ठीक है भाई। सेज डेवलपर, मान लो जी कोई सेज का डेवलपर है या सेज की यूनिट है, उसको आप सप्लाई दे रहे हो या ले रहे हो, दैट इज ऑल्सो इंटर स्टेट। ध्यान रखना दोस्तों, मैं जयपुर में रहता हूं, जयपुर में सेज है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक एरिया होता है जिसके अंदर बहुत सारी यूनिट्स एस्टैब्लिश होती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अब मैं जयपुर में रहता हूँ लाल कोठी पर, लाल कोठी बड़ी फेमस जगह है। अब लाल कोठी मतलब एक तरह से कोचिंग का मंडी बोलो, सीए की ऑफिस बोलो, लाल कोठी पर रहता हूँ। और अजमेर रोड पर सेज बना हुआ है, दोनों जयपुर के अंदर है। लेकिन दोस्तों जब मैं लाल कोठी से अजमेर रोड पर कोई भी सप्लाई दूंगा, मैं जयपुर में ही हूँ, सेज भी जयपुर में है, लेकिन दोस्तों एक तो है
सेज के बाहर और एक है सेज के अंदर। दोस्तों सेज को एक अलग स्टेट माना करो, एक अलग दुनिया माना करो। तो अगर आप जयपुर में हो और जयपुर में ही कोई सेज है और लाल कोठी से अजमेर रोड पर सर्विस दे रहे हो या अजमेर रोड से लाल कोठी पर दे रहे हो, ये इंटर स्टेट है। वेदर ये स्टेट के अंदर है, मैं तो कहता हूं जी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन सेज के बाहर से सेज में सर्विस देना या सेज से सेज के बाहर देना इंटर स्टेट माना जाता है, राइट। और अगर कभी किसी सप्लाई का नेचर ना समझ में आए तो भाई साहब आप उसको भी इंटर स्टेट बोल सकते हो। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंडिया के बाहर से सर्विस इंडिया में लेना। सप्लायर बाहर है, रेसिपिएंट इंडिया के अंदर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में होगी तो ही इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे। रेसिपिएंट का जो लोकेशन होता है ना दोस्तों, रेसिपिएंट का, वो यहां पर रेलिवेंट नहीं होता। जब आप नेचर ऑफ सप्लाई का पता लगाते हो, क्योंकि नेचर ऑफ सप्लाई का पता होना बहुत जरूरी है, तो दोस्तों वहां रेसिपिएंट का लोकेशन बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। प्लेस ऑफ सप्लाई इज नॉट रेलिवेंट इन केस ऑफ सेज। अभी अभी मैंने बताया, अरे जयपुर में सेज है, मैं भी जयपुर में हूं और मैं सेज के बाहर हूं, अब मैं सेज में सर्विस दूंगा तो बोलो वो इंटर स्टेट हो गई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहां रेलिवेंट है, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। इंटर स्टेट सप्लाई, तो भाई कोई भी सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट के अंदर या सेम यूटी के अंदर फॉल करते हैं, सेम स्टेट के अंदर या सेम यूटी में फॉल करते हैं, तो वो इंट्रा स्टेट कहलाते हैं, सेज वाली सिचुएशन को छोड़कर, क्योंकि सेज तो देखो एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट होगा। अच्छा दोस्तों, सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू अ टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे जीएसटी में। टूरिस्ट का मतलब क्या है, टूरिस्ट का मतलब वो व्यक्ति है जो नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया है, जो नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया है भाई, उसे हम टूरिस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग टूरिस्ट बोलते हैं। वो टूरिस्ट होता है जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है। टूरिस्ट मतलब वो नहीं कि जो विदेशी लोग घूमने आ गए कहीं, आप उसको बोलो ना। जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं है वो टूरिस्ट है। और जो इंडिया में 6 महीने से ज्यादा ना रुका हो, जैसे आपका एग्जाम 6 महीने होता है ना, तो इसमें बोला कि 6 महीने से ज्यादा वो इंडिया में ना रुका हो और वो इंडिया में पता है क्या करने आया हो, नॉन इमिग्रिएंट पर्पस। अब आप कहोगे सर ये नॉन इमिग्रिएंट पर्पस क्या होता है, अरे भाई जैसे वो बिजनेस के लिए आया हो, मतलब वो यहाँ परमानेंट रुकने नहीं आया हो, ठीक है, बस आया चला गया, उसको टूरिस्ट बोलते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन, ये वर्ड बहुत आता है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है, वन इन इंडिया एंड अनदर इज आउटसाइड इंडिया। आपका एक इस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर है और एक इंडिया के बाहर है, तो हम कहेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। दोस्तों अगर आपका एक ऑफिस इंडिया के अंदर है, एक स्टेट में राजस्थान में है और दूसरा ऑफिस दिल्ली में है, दिल्ली अलग स्टेट है, तो भी आपको कहा जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। दोस्तों मान लो आपके दो ऑफिस राजस्थान के अंदर है, लेकिन दोनों के रजिस्ट्रेशन आपने अलग अलग ले रखे हैं, जयपुर और अजमेर दोनों राजस्थान में, जयपुर वाले ऑफिस का अलग रजिस्ट्रेशन है, अजमेर वाले ऑफिस का अलग है, तो भी भैया वो कहलाएंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। और मैं तो कहता हूं जी जयपुर के अंदर ही मान लो एक यूनिट सेज में है और एक बाहर है यूनिट सेज के, तो भी उन्हें कहा जाएगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। दोस्तों टेरिटोरियल वाटर होता है 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम दी बेस लाइन। अब ये मत बोलना बेबी को बेस पसंद है, तो भाई साहब बेस लाइन जो होती है ना, बेस लाइन का मतलब होता है जहां पानी समुद्र स्टार्ट होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होता है ना मेरे भाई, उसे टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। अब उस पानी के अंदर भी बहुत सारे लोग सप्लाई दे रहे होते हैं, तो इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि मैं पानी के अंदर शिप के अंदर कोई सप्लाई दे रहा हूं, मैं वहां पर लोगों को घुमाने ले जा रहा हूं, मैं वाटर स्पोर्ट करवा रहा हूं, तो उस सर्विस का नेचर क्या कहा जाएगा और उस सर्विस को कौन से स्टेट और यूटी में दिया हुआ माना जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो। मान लो जी हम अंडमान में चले गए और अंडमान के पास जो पानी है उसमें वाटर स्पोर्ट हो रहा है, अच्छा वो पानी इंडिया में है क्योंकि वो 12 नॉटिकल माइल में। अब इट इज वेरी कंफ्यूजिंग कि हम उसे कौन से स्टेट का मैटर माने। तो लॉ ने बोला कॉस्टियल स्टेट। अब कॉस्टियल स्टेट क्या होता है दोस्तों, केरल के पास किसी तट पर या पानी पर ये काम हो रहा है, तो वो सर्विस केरल में दी हुई मानी जाएगी। सर अगर मान लो वहां केरल भी टच हो रहा है और वहां पर दूसरा स्टेट जो है कर्नाटक भी टच हो रहा है, तो भाई जो नियरेस्ट है, अगर केरल नियरेस्ट पड़ रहा है तो केरल में, और अगर कर्नाटक नियरेस्ट पड़ रहा है तो कर्नाटक में, राइट।
इसके बाद लेवी एंड कलेक्शन, दोस्तों सेक्शन 9 है लेवी एंड कलेक्शन का। लेवी का मतलब होता है लगाना और कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्ट करना। तो दोस्तों अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, इंट्रा इंट्रा का मतलब है विद इन अ स्टेट और विद इन अ यूटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे। अच्छा, जितना सीजीएसटी लगेगा उतना ही एसजीएसटी लगेगा। एंड इफ इट इज अ मैटर ऑफ यूनियन टेरिटरी तो वहां सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लगेगा, लेकिन इक्वल लगेगा दोस्तों। अगर 9% रेट है तो दोनों का 9 होगा, 20 है तो दोनों का 20 होगा। मैक्सिमम रेट 40 हो सकती है, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलाकर मैक्सिमम रेट 40% हो सकती है, राइट। अब दोस्तों क्या होता है, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। अगर सप्लायर सप्लाई दे रहा है तो रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे द टैक्स। और ये जो आरसीएम होता है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसके दो सेक्शन है, 9(3) और 9(4). 9(3) में कुछ सप्लाईज हैं जो नोटिफाइड हैं जिन पर आपको रिवर्स चार्ज लगाना है, और 9(4) के अंदर लिखा हुआ है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई देगा तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी रजिस्टर्ड पर्सन की ही होगी, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है, राइट। अच्छा, 9(4) अभी एक दो आइटम्स पर ही है, ज्यादातर भाई साहब सेक्शन 9(3) लगता है, राइट। अब अगर मैं 9(3) की बात करूं और अगर मैं गुड्स की बात करूं तो कौन कौन से गुड्स नोटिफाइड है, जैसे इसमें कैशू नट्स है, रैपर है, टोबैको है, सिल्क यार्न है, ये है। मेन आपको सर्विस याद करके जानी है। देखो सर्विस में पहला पॉइंट है जीटीए। जीटीए मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। अगर जीटीए सर्विस देती है और सर्विस जिसको देती है वो रेसिपिएंट अगर स्पेसिफाइड है। अब आप कहोगे सर स्पेसिफाइड कौन होता है, तो एओपी, बीओआई है ना, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, फर्म, कंपनी, सोसाइटी, ये सब कौन होते हैं, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट। मतलब यू कैन से ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अगर जीटीए अपनी सर्विस स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को देगा, किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में देगा तो रेसिपिएंट जीएसटी जमा कराएगा। और अगर जीटीए अपनी सर्विस किसी नॉन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को देगा, अब आप कहोगे सर ये नॉन स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन होते हैं, तो जैसे कोई अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल हो, कंज्यूमर हो, तो वहां पर जीएसटी लगता ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है। अब आप और हम जैसे लोग अगर जीटीए से सर्विस लेंगे तो वी ऑल आर अनरजिस्टर्ड, जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन फर्म कंपनी अगर जीटीए से सर्विस लेगी तो जीएसटी लगेगा। अच्छा, वहां जमा कैसे होगा, कौन कराएगा, डिपेंड करेगा भाई रेट कौन सी लगा रहे हो। अगर 12% रेट लग रही है तब तो नॉर्मल या फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। नॉर्मल फॉरवर्ड का मतलब होता है सप्लायर इज लाइबल टू पे द जीएसटी, मतलब जीटीए जीएसटी को जमा कराएगा 12% रेट लग रही है तो। अच्छा, जीटीए को फिर क्रेडिट भी मिलेगी। अगर 12% लग रहा है तो जीटीए कलेक्ट करेगा 12% और इनपुट क्रेडिट भी अवेल करेगा। लेकिन अगर 5% रेट लग रही है तो फिर जीटीए आउटवर्ड सप्लाई का जीएसटी जमा नहीं कराएगा, और ये जमा कराने की जिम्मेदारी आ जाएगी रेसिपिएंट पर। जो भी स्पेसिफाइड पर्सन है वही जीएसटी जमा कराएंगे। 5 का मतलब है 2.5, 2.5, और 12 का मतलब है 6+6। लेकिन ध्यान रखना 12 में इनपुट मिल जाएगा जीटीए को, लेकिन 5% लगने पर जीटीए को इनपुट नहीं मिलेगा। लीगल सर्विस, इंडिविजुअल एडवोकेट अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देगा, बिजनेस एंटिटी कौन होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, और वो टीटी में लॉकेटेड होने चाहिए। टीटी मतलब टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब इंडिया पूरा टीटी है, मंगल ग्रह टीटी नहीं है, अमेरिका टीटी नहीं है, 12 नॉट्रिकल माइल टीटी है। तो मान लो कोई बिजनेस एंटिटी जो टीटी में है और वो किसी इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट से सर्विस लेगी तो बिजनेस एंटिटी ही उसका जीएसटी जमा कराएगी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स होते हैं, वो अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं तो भी बिजनेस एंटिटी कराएगी। बस कंडीशन ये है कि इन ऑल द सिचुएशंस द रेसिपिएंट मस्ट बी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। इसके बाद स्पॉन्सरशिप सर्विस अगर कोई भी पर्सन देता है और वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को देता है तो जीएसटी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म जमा कराती है, टीटी टीटी में जमा कराती है। जैसे झंडू बाम कंपनी है, अब झंडू बाम ने सर्विस ली किसी प्रोग्राम में, झंडू बाम ने स्पॉन्सरशिप का पैसा दिया, तो रेसिपिएंट कौन होता है, जो पैसा देता है। अब झंडू बाम कंपनी है तो भैया झंडू बाम जीएसटी जमा कराएगी। लेकिन आप और हम जैसे लोग जो झंडू बाम नहीं है, वी आर इंडिविजुअल्स, तो ऐसे में भाई साहब नॉर्मल चार्ज लगेगा। देखो नॉर्मल चार्ज के लिए बोलना नहीं पड़ता, नॉर्मल बोलो फॉरवर्ड बोलो एक ही बात है, रिवर्स के लिए बोलना पड़ता है। तो रिवर्स नहीं है तो नॉर्मल तो है ही। इसके बाद सेंट्रल, स्टेट, यूटी या लोकल अथॉरिटी अगर किसी बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस देगी तो भी बिजनेस एंटिटी ही जमा कराएगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो एक्सक्लूजन का मतलब है फिर वहां नॉर्मल चार्ज है।
सर्विस स्पेसिफाइड बिलो, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सरकारी डिपार्टमेंट है, केंद्र की सेंट्रल के अंडर में आता है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विस देता है स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी सर्विस, ध्यान रखना 4 नाम बोले मैंने, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विस, तो जीएसटी लगेगा। बाकी पोस्ट ऑफिस की सर्विस पे जीएसटी लगता ही नहीं है। और जब जीएसटी लगता ही नहीं है तो भाई फॉरवर्ड और नॉर्मल और रिवर्स क्या कर रहे हो, ठीक है। अब चलो भाई इन 4 पे लगता है, लेकिन ध्यान रखना ये जो 4 सर्विस है पोस्ट ऑफिस की, अगर ये 4 सर्विस पोस्ट ऑफिस ने किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के डिपार्टमेंट को दी है तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट है। हाँ, बाकी लोगों को दी है तो जीएसटी लगेगा, जैसे आप और हम जैसे लोग, हम स्पीड पोस्ट की सर्विस लेंगे तो लगेगा जीएसटी। अच्छा, जमा कौन कराएगा? पोस्ट ऑफिस कराएगा, हम नहीं कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही एयरक्राफ्ट वेसल जो होते हैं, एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं, पोर्ट पर खड़े होते हैं, तो उनके रिलेशन में अगर कोई सर्विस सरकार देती है तो जीएसटी सरकार ही जमा कराएगी। सरकार अगर गुड्स या ट्रांसपोर्टेशन की, पैसेंजर की सर्विस देती है, ट्रांसपोर्टेशन की, तो जैसे रेलवे है तो रेलवे सेंट्रल के अंडर में आता है। अब एसी ट्रेन में अगर आप यात्रा करोगे तो जीएसटी रेलवे डिपार्टमेंट जमा कराएगा, और वो जो है आप ही को जमा करवाना, आपको नहीं करवाना, रेलवे को जमा कराना है, नॉर्मल चार्ज लगेगा। इसके बाद सेंट्रल, स्टेट, यूटी या लोकल अथॉरिटी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड कौन? जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, बाकी लॉ में नहीं, जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड कोई बंदा है उसको अगर रेंटिंग की सर्विस दी जाती है, वैसे रेंटिंग पर नॉर्मल चार्ज लगता है, लेकिन एक एक्सेप्शन बना दिया एंट्री नंबर 5A में कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट अगर रेंटिंग की सर्विस किसी ऐसे बंदे को देगी जो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो भी रिवर्स चार्ज लगेगा। डायरेक्टर अगर कंपनी को सर्विस देगा तो जीएसटी लगेगा। इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देगा तो जीएसटी लगेगा। रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को सर्विस देगा तो जीएसटी लगेगा। इसके अलावा म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ये जो इंडिविजुअल टाइप लोग होते हैं, ये किसी म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, इनको सर्विस देंगे तो रिवर्स चार्ज लगेगा। बुक का ऑथर जो होता है अगर वो पब्लिशर को सर्विस देगा, और बुक का ऑथर अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो चाहे तो खुद जमा करा दे, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर पब्लिशर जमा कराएगा। ओवरसीइंग जो कमेटी होती है आरबीआई की, अगर वो आरबीआई को सर्विस देगी तो दोस्तों आरबीआई को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। इंडिविजुअल जो डीएसए होते हैं, नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट एलएलपी और फर्म, इंडिविजुअल अगर कोई प्रोपराइटरशिप में डीएसए ले रखा है और अगर वो किसी भी बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी को सर्विस देता है तो बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। बिजनेस फैसिलिटेटर जो होते हैं वो बैंकिंग कंपनी को लीड्स देते हैं, वो बैंकिंग के बेसिस पर ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो अगर कोई फैसिलिटेटर है और वो बैंकिंग कंपनी को सर्विस दे रहा है तो बैंकिंग कंपनी इज लाइबल टू पे द जीएसटी, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों एक बंदा होता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट अगर बैंकिंग को देगा तब तो फॉरवर्ड है, लेकिन बिजनेस करस्पॉन्डेंट वो है जो बैंक के बिहाफ पर ट्रांजेक्शन करता है। जैसे आपने देखा होगा बैंक के बाद बैंकिंग सर्विस के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एजेंट होते हैं, तो वो बैंक के बिहाफ पर छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, अब वो अपने अंडर में एजेंट अपॉइंट कर देते हैं। तो अगर कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपने अंडर में एजेंट अपॉइंट कर देता है और वो एजेंट उस बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस देगा तो जीएसटी बिजनेस करस्पॉन्डेंट को जमा करानी पड़ेगी। ऐसे ही दोस्तों कोई व्यक्ति जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अगर वो सिक्योरिटी सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो रजिस्टर्ड पर्सन जमा कराएगा, लेकिन एक्सेप्शन ध्यान रखना, फॉलोइंग रेसिपिएंट होने पर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और यूटी, लोकल अथॉरिटी, ये लोगों को अगर सिक्योरिटी एजेंसी सर्विस देती है तो आरसीएम नहीं लगता, ठीक है। कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट को ही रेंटिंग ऑफ, देखो मैं इसका नीचे चार्ट बना के समझा दिया इसके चार्ट से आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखो रेंटिंग ऑफ मूवेबल, सॉरी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, देखो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में दो तरह की रेट होती है, 5% और 12%, दो ऑप्शन होते हैं। अगर हम 12% लगाएंगे, जो व्यक्ति मोटर व्हीकल किराए पर देता है, जैसे कभी गोवा वोवा गए हो तो वहां गोवा में क्या होता है, बाइक वगैरह, गाड़ी वगैरह किराए पर मिलती है। तो अगर मान लो सर्विस के सप्लायर ने 12% रेट लगाई, तब तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा और हमेशा सप्लायर ही जीएसटी जमा कराएगा। लेकिन अगर रेट 5% लग रही है तो वहां पर दो केस बनेंगे। अगर सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है तब तो भाई साहब जीएसटी सप्लायर ही जमा कराएगा।
लेकिन सप्लायर अगर वहां पर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और दोस्तों रेट जो है वो 5% लग रही है, रेट जो है वो दोस्तों 5% लग रही है, राइट। रेट जो है वो हमारी क्या लग रही है, 5% लग रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर जीएसटी रेट यहाँ पर 12% लग रही है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। जीएसटी रेट अगर 5% लग रही है और सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, तब तो रिवर्स चार्ज वाली सिचुएशन बनेगी। और अगर सप्लायर खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अच्छा, सप्लायर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो रेसिपिएंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट होगा तब तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। रेसिपिएंट अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो भी फॉरवर्ड लगेगा। मतलब कुल मिलाकर यूं समझ लो जी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है। तो सर रिवर्स चार्ज कब लगता है, सुन लो मेरी बात, कब लगता है। एक तो रेट हो 5%, दूसरा सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट ना हो और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट। तीन बातें ध्यान रखना। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगाना। रिवर्स चार्ज कब लगाना, जब एक तो रेट 5% हो, दूसरी बात सप्लायर जो है ना वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, सप्लायर क्या हो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट हो, और रेसिपिएंट जो होता है, रेसिपिएंट वो हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। रेसिपिएंट हमेशा बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। तो अगर ये तीन बातें पूरी हो जावे तो आप रिवर्स चार्ज लगा देना। बाकी क्वेश्चन में अगर कुछ भी आ रहा है तो नॉर्मल या फॉरवर्ड चार्ज लगा देना। ठीक है, ओके सर। लेंडर जो होता है भाई, अगर वो सिक्योरिटी किराए पर देता है, सर्विस देता है, तो बोरोवर जो होगा वो किराए पर ले सकता है सिक्योरिटी, ये भी एक सर्विस होती है। इसमें जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी बोरोवर पर आ जाती है। एयरपोर्ट लेवीज, जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं दोस्तों, वहां पर दो तरह के चार्जेस होते हैं। एक को हम बोलते हैं पैसेंजर सर्विस फीस, एक को हम बोलते हैं यूजर डेवलपमेंट चार्जेज। तो ये जो दोनों चार्जेस होते हैं ना दोस्तों, ये जो दोनों चार्जेस होते हैं ये हमारे टिकट में जुड़े हुए होते हैं और ये चार्जेस एयरपोर्ट ऑपरेटर लेता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं लेता, वो एयरलाइंस के थ्रू लेता है। तो जैसे आप मान लो जेट के थ्रू यात्रा कर रहे हो तो जेट कंपनी जो है ना वो आपसे टिकट के अंदर ये पैसे जोड़कर लेगी। जेट कंपनी जो है, जेट एयरवेज, ये पैसे आपसे टिकट में जोड़कर लेगी। अब इसमें होगा क्या भाई, तो जीएसटी कौन जमा कराएगा, देखो टिकट के अमाउंट का जीएसटी तो जेट एयरवेज जमा कराएगी, लेकिन ये जो पैसेंजर सर्विस फीस या जो यूजर डेवलपमेंट चार्ज होते हैं, जो एयरपोर्ट के चार्जेज हैं, इनका जीएसटी वो जोड़कर तो ले लेगी, लेकिन जमा एयरलाइंस नहीं कराएगी, वो एयरपोर्ट ऑपरेटर खुद जमा कराएंगे। जो एयरपोर्ट ऑपरेटर हैं वो इसका जीएसटी जमा कराएंगे। लेकिन क्या होता है भाई, ये काम जब एयरलाइंस करती है तो किसके लिए करती है बताओ, एयरलाइंस ये काम किसके लिए करती है, एयरपोर्ट ऑपरेटर के लिए करती है। तो एयरलाइंस क्या करती है भाई, वहां पर कमीशन काटती है। एयरलाइंस वहां पर कमीशन काटती है क्योंकि एयरलाइंस ने भी तो सर्विस दी एयरपोर्ट ऑपरेटर को, तो उसका जीएसटी तो एयरलाइंस ही जमा कराएगी क्योंकि सर्विस यहाँ एयरलाइंस ने दी, राइट। इसके बाद ध्यान से सुनो ये सारी सर्विस जो आपने पढ़ी, आईजीएसटी में भी आरसीएम लगता है, लेकिन आईजीएसटी में दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर आरसीएम अलग से और लगेगा। एक तो कोई भी पर्सन अगर एनटीटी में है, एनटीटी मतलब इंडिया के बाहर, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, और वो इंडिया में टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस दे रहा है, तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी इंडिया वाले पर्सन की होगी जो रेसिपिएंट है। लेकिन वो रेसिपिएंट कौन नहीं होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो मैं हूं, मैं नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का वाउचर लिया, मैं इंडिया में सर्विस लिया, मैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट हूं, तो उस पर तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई कंपनी या फर्म या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अगर इंडिया के बाहर से सर्विस लेगी तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट की होगी। अगर इंडिया के बाहर एनटीटी से कोई व्यक्ति सर्विस दे रहा है किसी भी वेसल के संबंध में और इंपोर्टर जो है वो टीटी में बैठा है, तो भी भाई साहब आरसीएम लग जाएगा, तो भी आरसीएम लग जाएगा। और एलएलपी को भी पार्टनरशिप फर्म के बराबर माना जाएगा, ये बात मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं। इसके बाद दोस्तों इस चैप्टर में एक इको वर्ड आता है, इको। इको का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर।
अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? दोस्तों कुछ सर्विसेज होती है जिसके अंदर सप्लायर एक अलग बंदा है, रेसिपिएंट एक अलग बंदा है और बीच में उनको कनेक्ट कौन करता है? इको। जैसे आप ओला के थ्रू या उबर के थ्रू कैब बुक करवाते हो, तो ओला और उबर कौन है? इको है। जो ड्राइवर है जिसकी गाड़ी है वो सप्लायर है और आप गाड़ी में बैठकर जाते हो, आप रेसिपिएंट। जैसे ओयो रूम से आप होटल का कमरा बुक कराते हो तो ओयो रूम्स कौन है? इको। जैसे अर्बन क्लैब के थ्रू आप कोई सर्विस लेते हो तो अर्बन क्लैब कौन है? इको। तो दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अगर सर्विस दी जाती है और बीच में अगर इको इन्वॉल्व है, अगर बीच में इको इन्वॉल्व है, तो जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी इको की होगी, इको जमा कराएगा। अच्छा, ये नोटिफाइड सर्विसेज कौन-कौन सी हैं? इसमें कैब वाली सर्विस आती है, होटल वाली सर्विस आती है, इसके अंदर जो है आपकी हाउसकीपिंग सर्विसेज आती है। अब होता क्या है भाई, इको इज लायबल टू जीएसटी, ना सप्लायर ना रेसिपिएंट। लेकिन इको का फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए इंडिया में, तभी वो जीएसटी के लिए लायबल है। सर अगर इको का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में ना हो तो भाई साहब वो जो इको होता है ना, इको, वो उसको जो इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इको को रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया में, वो जीएसटी जमा कराएगा। सर अगर वो भी ना हो तो भाई फिर इको को एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा, वो जीएसटी जमा कराने के लिए लायबल होगा। ठीक है? तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर लिख रखी है नोट्स के अंदर। दोस्तों गुड्स और सर्विसेज का क्लासिफिकेशन ऐसे होता है कि जितने भी गुड्स और सर्विस होते हैं, हजारों गुड्स होते हैं, तो उनको डिफरेंट सेक्शंस में तोड़ा गया है और एक-एक सेक्शन में अलग-अलग चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स में हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स में सब हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स में टैरिफ आइटम है। तो बहुत सारे टैरिफ आइटम मिलकर सब हेडिंग बनाते हैं, बहुत सारे सब हेडिंग मिलकर हेडिंग बनाते हैं, बहुत सारे हेडिंग मिलकर चैप्टर बनाते हैं और बहुत सारे चैप्टर मिलकर सेक्शन बनाते हैं। सर्विसेज के लिए चैप्टर नंबर 99 है। इसके बाद सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम का हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 में बताई गई है, दिस इज अ ऑल्टरनेटिव मैनर टू पे द टैक्स। स्मॉल बिजनेसमैन के लिए होती है ये। दोस्तों स्मॉल बिजनेसमैन किसे कहते हैं? जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा ना हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, करंट में नहीं, पिछले में। करंट में नहीं देखते, लास्ट ईयर में देखते हैं। लेकिन 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में ये लिमिट 75 लाख है। अब 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। मैं इसको बोलता हूं एमएमटी। एमएमटी 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, आसाम, हिमाचल, जम्मू। ये हैं तो स्पेशल कैटेगरी, लेकिन इनमें 1.5 करोड़ ही लगेगी और बाकी राज्यों में भी 1.5 करोड़ लगेगी। तो केवल 8 नाम याद रख लो, वहां 75 है, बाकी सब जगह 1.5 करोड़ है। दोस्तों 20-21 में अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हो तो आपको बेस बनाना पड़ेगा 1920 को, राइट? अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर बेस बनेगा। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा? मैंने पहले भी बताया था, सारी आउटवर्ड सप्लाई आएगी, चाहे टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इंटर स्टेट हो, पैन इंडिया बेसिस। अगर आपके इंडिया में एक से ज्यादा ऑफिस है तो हम सबको इंक्लूड करेंगे। एक्सक्लूजन में दोस्तों सीजीएसटी हट जाएगा, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस और इनवर्ड सप्लाई सारी हट जाएगी, राइट? अब मिस्टर डीलर एक्स के 2 ऑफिस है तो दोनों का टर्नओवर जुड़ेगा। रेट ऑफ टैक्स क्या लगती है दोस्तों? जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम लगाते हो तो इनवर्ड सप्लाई पर तो आपको नॉर्मल रेट से टैक्स देना पड़ता है। नॉर्मल मतलब जो 18% या 12% जो भी है। लेकिन आउटवर्ड सप्लाई पर कंपोजिशन रेट लगती है। कंपोजिशन रेट बहुत कम होती है, लेकिन जब आप कंपोजिशन लगाते हो तो आप टैक्सेबल बिल नहीं बना पाते, जिसके कारण आपको इनवर्ड सप्लाई का क्रेडिट नहीं मिल पाता है। अब कंपोजिशन रेट क्या-क्या है? तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे। मैन्युफैक्चरर में उनको छोड़ दो, अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स में 3 आइटम 2 आइटम हैं, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, इनको छोड़ दो। बाकी सारे मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, जिसमें सीजीएसटी आधा परसेंट और एसजीएसटी आधा परसेंट, मतलब इफेक्टिव रेट हो गई 1%। टर्नओवर पर लगेगा, ध्यान रखना, करंट ईयर के टर्नओवर पर लगेगा। टर्नओवर मतलब एग्जेम्प्ट वाले पर भी लगेगा और टैक्सेबल वाले पर भी लगेगा। जी हाँ, अगर आप कंपोजिशन स्कीम ले रहे हो तो करंट ईयर में आपको टर्नओवर पर 1% देना पड़ेगा। रेस्टोरेंट सर्विस वाला 2.5 सीजीएसटी देगा, 2.5 एसजीएसटी देगा, तो इफेक्टिव रेट होगी 5%, ये भी टर्नओवर पर ही लगेगा। बाकी सारे सप्लायर भी कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, मतलब ट्रेडर की बात हो रही है, तो यहाँ पर टर्नओवर का आधा परसेंट मतलब वही एक लगेगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ आप जो 1% लगाओगे
वो टैक्सेबल सप्लाई पर लगाओगे। दोस्तों अभी पहले ऊपर दो में आपने केवल टर्नओवर पढ़ा था, आपने केवल सप्लाई का टर्नओवर पढ़ा था, यहाँ टैक्सेबल सप्लाई के टर्नओवर पर लगेगा, राइट? एग्जाम पे नहीं लगेगा। इसके लिए इंटीमेशन देनी पड़ती है, आरईजी 01 में इलेक्ट्रॉनिकली इंटीमेशन फाइल करनी पड़ती है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले आपको इंटीमेशन देनी पड़ती है। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं होता है कि एक ऑफिस में ले लो, दूसरे में दूसरा। सारे इंडिया में जितने ऑफिस हैं, या तो सब जगह पर कंपोजिशन स्कीम लगेगी या सब जगह पर रेगुलर स्कीम लगेगी। कंडीशन रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं? आप नोटिफाइड गुड्स नहीं बनाओगे, आप अपने बिल पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखोगे, आप अपने ऑफिस या दुकान पर ये लिखोगे मैं कंपोजिशन वाला हूं। नॉट एलिजिबल, कौन व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते? जो लोग सर्विस की सप्लाई करते हैं अदर देन फूड आर्टिकल्स, उन्हें हम मेन कंपोजिशन स्कीम में नहीं आने देते। हाँ, उनके लिए आजकल एक नई कंपोजिशन स्कीम आ गई है, जो एक्सक्लूसिवली सर्विस वाले हैं अदर देन रेस्टोरेंट, उनके लिए आ गई है, भी मैं बता दूंगा। गुड्स की सप्लाई अगर टैक्सेबल नहीं है, अगर आप साथ में कोई ऐसा गुड्स सप्लाई कर रहे हो जो टैक्सेबल नहीं है, तो भी आप कंपोजिशन नहीं लगा सकते। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स की, तो भी आप कंपोजिशन नहीं लगा सकते। आप इको के थ्रू गुड्स की सप्लाई करते हो, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर आप आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको बनाते हो, तो भी आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। एंड देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन composition supplier to procure goods from interstate supplier. There is no restriction on composition supplier. देखो composition supplier जो है इंटर स्टेट, आउटवर्ड सप्लाई इंडिया मतलब इंटर स्टेट नहीं कर सकता। मतलब कंपोजिशन वाला आउटवर्ड सप्लाई इंटर स्टेट नहीं कर सकता, लेकिन इनवर्ड सप्लाई वो इंटर स्टेट कर सकता है, राइट? इसके बाद ध्यान से सुनो, कंपोजिशन स्कीम में कौन एलिजिबल नहीं है? तो अगर आप सर्विस की सप्लाई देते हो, सपोज करो आप गुड्स के साथ में कोई छोटी-मोटी सर्विस देते हो, राइट? रेस्टोरेंट के अलावा, तो वैसे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन लॉ में एक अमेंडमेंट आया था आज से 2 साल पहले कि अगर आप गुड्स के साथ या रेस्टोरेंट सर्विस के साथ में कोई अदर छोटी-मोटी सर्विस देते हो, जैसे आपने किसी को पैसा उधार दे दिया, आपको इंटरेस्ट मिल गया, या आप कोई और छोटा-मोटा काम करते हो, तो आप कर सकते हो। लेकिन लॉ के अंदर एक लिमिट लगाई गई कि पिछले साल का जो आपका टर्नओवर है, उसका 10%, पिछले साल के टर्नओवर का 10% और 5 लाख रुपए फिक्स है। पिछले साल के टर्नओवर का 10% और 5 लाख रुपए, 5 लाख की लिमिट फिक्स है। इन दोनों में से जो हाइयर है, इन दोनों में से जो हाइयर है, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए उस सर्विस की जो आप गुड्स के साथ में दे रहे हो। मतलब ये जो अमाउंट निकलेगा ना हाइयर, इससे ज्यादा उस मार्जिनल सर्विस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो आप कंपोजिशन स्कीम को कैरी कर सकते हो। अच्छा, इंटरेस्ट अगर आपको मिल रहा है तो वो कहीं पर भी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा। इंटरेस्ट जो है माना अदर सर्विस है, लेकिन वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगा। कंपोजिशन स्कीम की वैलिडिटी तभी है जब आप ऑल कंडीशंस पूरी करोगे, ठीक है? जैसे ही आप करंट ईयर में 1.5 करोड़ या 75 लाख क्रॉस कर दोगे, तो 1.5 करोड़ या 75 लाख जैसे ही क्रॉस होगा भाई साहब, नॉर्मल टैक्स रेट लगना शुरू हो जाएगी, नॉर्मल टैक्स रेट लगना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने किसी भी कंडीशन का वायलेशन किया, तो भी नॉर्मल टैक्स रेट लगना शुरू हो जाएगी। आपको इंटीमेशन देनी पड़ेगी विद इन 7 डेज, और आपके पास जो भी स्टॉक अभी पड़ा है या कैपिटल गुड्स है, जिस दिन आप कंपोजिशन से विड्रॉ कर लेते हो, बाहर आ जाते हो, उसके बाद आपको इनपुट क्रेडिट मिलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। इसके बाद सुनो, नोट्स में क्या लिखा है? ऑल रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन हैव टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन। सारे, मतलब अगर आपका इंडिया में पैन तो एक ही होता है, आपके रजिस्ट्रेशन अलग-अलग है, तो सब जगह कंपोजिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जगह नॉर्मल ले लो, एक जगह कंपोजिशन ले लो, ऐसा नहीं हो सकता। और आप इनपुट क्रेडिट तो ले ही नहीं सकते, ठीक है? ये सारी बात है। इसके बाद दोस्तों एक नया, वैसे तो नोटिफिकेशन आया था पहले 2/2019, फिर इन्होंने सेक्शन 10 में इसको इंसर्ट कर लिया। तो आप ये मत समझना कि अरे सर ने पुराना बढ़ा दिया, ये नोट्स में लिखा हुआ है मेरे। बाकी मैं बता दूं, नोटिफिकेशन नंबर था 2/2019, उसी को सेक्शन के अंदर इंसर्ट कर दिया 10(2)A के नाम से। सरकार ने क्या किया भाई, जो बाकी सर्विस प्रोवाइडर थे, जैसे सीए हैं, एडवोकेट हैं, या कोई हेयर ड्रेसर है, अब वो तो कंपोजिशन ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में नहीं आता और वो गुड्स भी नहीं बेच रहा। तो उसके लिए सरकार एक ऑप्शनल स्कीम लेकर आई, और सरकार ने कहा कि जो बाकी छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। लेकिन उनके लिए जब हम कंपोजिशन देखेंगे, तो उनका पिछले फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें 1.75 करोड़ नहीं है, इसमें 50 लाख है। कहीं पर भी हो आप, 50 लाख है, 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा करंट ईयर में 6%, 6% देना पड़ेगा।
3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। और करंट ईयर में ये जो 6% आप लगाओगे, ये भी अप टू 50 लाख ही लगाओगे। जैसे ही करंट ईयर में 50 से ऊपर जाएगा भाई, तो फिर नॉर्मल रेट लगना शुरू हो जाएगी। तो लास्ट ईयर 50 देखोगे, करंट ईयर में भी 50 देखोगे। करंट ईयर में 50 लाख तक 6% लगेगा, 50 से ऊपर जाते ही नॉर्मल रेट लगेगी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आपको तभी आने दिया जाएगा जब आप ओरिजिनल कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, तो ही आने दिया जाएगा, राइट। अच्छा, मैंने कुछ यहाँ कंडीशंस लिखी हैं, जैसे आप जो है यहाँ पर कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करोगे, जबकि मेन कंपोजिशन स्कीम में ये बात गुड्स के लिए है, यहाँ सर्विस के लिए भी है। इसके अलावा आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करोगे अंडर कंपोजिशन। आप कैजुअल पर्सन नहीं होने चाहिए, एनआरटीपी नहीं होने चाहिए, आप इको के थ्रू सप्लाई नहीं करोगे, आप आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको नहीं बनाओगे, आप टैक्स कलेक्ट नहीं करोगे, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, है ना, आपको सभी जगह लेनी पड़ेगी ये स्कीम। ये सब बातें हैं जनरल। अच्छा दोस्तों, अगर मेरा पहला साल है तो मेरा लास्ट ईयर तो जीरो था, तो क्या मैं 50 लाख वाली स्कीम ले सकता हूँ? यस। लेकिन करंट ईयर में आपको पता है रजिस्ट्रेशन 20 लाख के बाद होता है, तो मैं क्या करूंगा, 0 से 20 लाख तक तो जीएसटी दूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। फिर मैं 20 लाख से लेकर 50 लाख, 20 लाख से लेकर 50 लाख मतलब 30 लाख पर जो है 6% टैक्स दूंगा। और फिर 50 के ऊपर जितना जाएगा उस पर मैं नॉर्मल रेट से टैक्स दूंगा। तो 0 से 20 तक जीरो, नो टैक्स। 20 से 50 मतलब 30 लाख पर 6%, और 50 से जितना ऊपर है उसके ऊपर नॉर्मल रेट। ठीक है भाई, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको काफी पसंद भी आया होगा, है ना, आपको काफी पसंद आया होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। और मैं आगे फिर नेक्स्ट फ्राइडे को एग्जाम्शन वाले चैप्टर का रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप डीटी का एक्सक्लूसिव कोर्स लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर है। आईडीटी का केवल मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म्स पर आपको रिवीजन ही करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये फुल रिवीजन है। इसके अलावा दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का ये जो लिंक है, यहाँ मैं आज नोट्स भी आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये बेस्ट एजुकेटर टीम है हमारी, सी अमित कोड आप जरूर यूज कर लीजिए जब भी अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो। वेदर ग्रुप 1, वेदर ग्रुप 2, फाउंडेशन, इंटर, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, सी अमित कोड यूज करो, आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें, और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक एंड शेयर करें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू।